जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले साल अक्टूबर में उड़ान भरेगा तेजस मार्क 2। भारतीय कंपनी ने अनवील किया एक नया कॉम्बैट एटीवी। तेजस के लिए भी तैयार हो रहा है ब्रह्मोस का एक स्पेशल वर्जन। 2 साल के अंदर ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान। और रशिया के साथ वेपन्स की जॉइंट डेवलपमेंट के लिए भारत की डिफेंस कंपनीज की रशिया में एक रेयर मीटिंग। आंध्र प्रदेश बेस्ड भारत की एक रोबोटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी जिसका नाम है भैरव रोबोटिक्स, तो इन्होंने अपनी एक नई कॉम्बैट एटीवी को अनवील किया है जिसका नाम है वृषभ, और जिसे कॉम्बैट मिशंस, आईएसआर मिशंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, लॉजिस्टिक्स, तो इस तरह के अलग अलग मिशंस को सपोर्ट करने के उद्देश्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। और ये एक अनमैन्ड ग्राउंड प्लेटफॉर्म है और जिसे कंपनी ने अपने रक्षक नाम के ऑटोनॉमस वेपन स्टेशन प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा एक अपडेट है कि 7 से 20 दिसंबर तक के लिए भारत ने बे ऑफ बंगाल रीजन में एक और संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, और इस बार जो नोटिफिकेशन का एरिया है वो 1480 किलोमीटर तक की रेंज के लिए है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया है कि वे ब्रह्मोस मिसाइल के और भी अलग अलग वेरिएंट्स को विकसित कर रहे हैं, जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए और भी स्लीकर वेरिएंट, इसके अलावा हाइपरसोनिक वर्जन और एक सबमरीन लॉन्च मॉडल को भी विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि मिसाइल के डायमीटर को कम कर रहे हैं ताकि हम उसे सबमरीन से भी फायर कर सकें, और ये वो कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं इस क्षेत्र में। और जबकि इसके अलावा ब्रह्मोस 2 को लेकर भी रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, जिसके मुताबिक ब्रह्मोस 2 का जो पहला उड़ान परीक्षण है वो 2027 के अंत तक या फिर 2028 की शुरुआत तक देखने को मिलेगा। और इस टेस्ट का उद्देश्य होगा एक्सट्रीम कंडीशंस के तहत मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम्स, उसके गाइडेंस सिस्टम, मटेरियल्स और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को वैलिडेट करना। और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और इसके रेंज को लेकर क्लेम किया गया कि ये 1000 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि इस पर ऑफिशियली अभी कोई ऐसा कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारतीय वायुसेना का जो 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वाला टेंडर है, तो इस टेंडर में इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और उसके इंडियन पार्टनर HAL एक अर्ली फ्रंट रनर्स के तौर पर उभर कर सामने आई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर के लिए जो RFP है वो पिछले महीने कई सारी कंपनीज को भेजी गई थी, और जिसमें OEMs भी शामिल हैं जिनके पास खुद का डेडिकेटेड टैंकर लाइन है। बाकी इंडियन एयरफोर्स की ओवरऑल रिक्वायरमेंट 12 टैंकर्स की है, तो इसलिए इस खरीद को 2 प्रोग्राम्स में डिवाइड किया जा सकता है। पिछले महीने जो RFP जारी की गई थी तो उसमें 6 कन्वर्टेड रिफ्यूलर्स लिए जाएंगे, जिसके तहत एक कॉमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को ही एक टैंकर एयरक्राफ्ट में मॉडिफाई किया जाएगा। और इन 6 की खरीद के बाद फिर एक और RFP जारी हो सकती है जिसमें कुछ ब्रांड न्यू रिफ्यूलर्स लिए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद जहां एक तरफ भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर उसके एडिशनल यूनिट्स को खरीदने के लिए काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी है जिसने भारत को ये रिकॉर्ड बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है अपना एवेक्स एयरक्राफ्ट टारगेट के तौर पर पेश करके, तो उनकी जो प्रोपेगेंडा विंग है वो अपने बॉट अकाउंट के माध्यम से एक नया ही तरह का प्रोपेगेंडा रन कर रही है। और सोशल मीडिया पर एक फेक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है पाकिस्तान के इन्हीं बॉट अकाउंट्स के माध्यम से, और इस फेक लेटर में कुछ ऐसे क्लेम किए गए कि पाकिस्तान ने मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में भारत के S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब भारत रशिया से उस डिस्ट्रॉय हुए S-400 के रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो स्पष्ट कर दें कि ये जो लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है पूरी तरह से फेक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस लेटर को लाहौर में 8 PM के बाद लाहौरी चूरन खा के ही तैयार किया गया है। और इस तरह के जो फेक प्रोपेगेंडा है तो पाकिस्तान केवल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अपने खुद के ही लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए करता है, ताकि पाकिस्तान की जो नंबर 1 मिलिट्री है तो उनके जज्बे वाली कौम उनके देश की जनता के सामने ना आ जाए। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स एक और प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं जिसमें वो कुछ ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और उसके साथ एक क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने बालाकोट सेक्टर में मल्टीपल लैंडमाइंस को डेटोनेट किया था जिससे पूरे जंगल में आग लग गई। तो स्पष्ट कर दे कि ये भी पूरी तरह से एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है जिसमें जंगल में लगी आग को भारतीय सेना से जबरदस्ती जोड़कर दिखाया जा रहा है, जबकि हुआ यह कि जंगल में पहले आग लगी थी और उस आग की वजह से जो मल्टीपल लैंडमाइंस हैं वो ट्रिगर हुई थी, और एक्चुअल में ये जो आग है सीमा पार से ही ओरिजिनेट हुई है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक इस जंगल में लगी आग की वजह से जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के तौर पर लैंडमाइंस बिछाई गई थी तो उनमें से 2 से 3 डेटोनेट हुई हैं। अच्छी बात यह कि इस दौरान कोई इंजरीज नहीं हुई हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत जल्द ही MS-60 रोमियो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की एक नई स्क्वाड्रन को रेस करेगा। आगे जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने टोटल इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, जिसमें से 15 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी अभी तक डिलीवर हो चुके हैं, और जबकि कुछ हेलीकॉप्टर्स हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए अभी US में ही हैं।
और नेवी चीफ की तरफ से बताया गया कि इसी महीने यानी कि दिसंबर में गोवा में इन हेलीकॉप्टर की एक और स्क्वाड्रन कमीशन की जाएगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट ये देखने को मिला है कि अभी हाल ही में चक्रा न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में इंडियन नेवी वेटरन वाइस एडमिरल किशोर ओ ठाकरे ने एक खास डिटेल को शेयर किया था जो कि जुड़ी हुई है कारगिल वॉर से, जिसमें उन्होंने बताया कि जब कारगिल में तनाव अपने चरम पर था तब उस समय जो इंडियन नेवी है तो वो भी अपनी शिशुमार क्लास के सबमरीन्स को डिप्लॉय करने के लिए तैयार थी। लेकिन जो सबमरीन के पेरिस्कोप हैं जो कि ओवरहॉल के लिए अमेरिकन कंपनी को भेजे गए थे, तो अमेरिका ने वो पेरिस्कोप वापस नहीं भेजे बल्कि उनको अपने वहाँ रख लिया। और उसका कारण यह था कि अमेरिका को इस बात का डर था कि भारत उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और उसकी जो पेमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। और भारत ने जो पेरिस्कोप है इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले भेजे थे, क्योंकि उस समय पेरिस्कोप के अंदर के ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को रिपेयर करने के लिए भारत के पास डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। और जब कारगिल वॉर की शुरुआत हुई तो उन इक्विपमेंट की वापसी के लिए भारत ने अर्जेंट रिक्वेस्ट करी ताकि उनकी जो सबमरीन फ्लीट है वो फुली ऑपरेशनल रहे। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए जाने के बावजूद भी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भारत की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया और ये कहा कि पेरिस्कोप तब तक रिलीज नहीं किए जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान के साथ ये वॉर कंक्लूड नहीं हो जाता है। और इस घटना ने एक बहुत बड़ा सबक दिया कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर और फॉरेन डिपेंडेंसी क्रिटिकल टाइम पर राष्ट्र सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है और इसी वजह से आत्मनिर्भरता जरूरी है। और बाकी जो पूरा पॉडकास्ट है आपको चक्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा जो कि 3 दिसंबर को पब्लिश हुआ था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ब्राज़ील की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और उनके इस विजिट का उद्देश्य होगा इंडियन नेवी और ब्राज़ीलियन नेवी के बीच एक मैरीटाइम पार्टनरशिप को मजबूत करना। और इस दौरान जो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं वो ब्राज़ीलियन नेवी की ऑपरेशनल कमांड्स, उनकी नेवल बेसिस और शिपयार्ड्स को भी विजिट करेंगे। इसके अलावा रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें बताया गया कि भारत के जो टॉप आर्म्स मेकर हैं, जिसमें अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज भी आते हैं, तो इन कंपनीज के लगभग आधे दर्जन एग्जीक्यूटिव्स रशिया में एक रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और इस दौरान कुछ पोटेंशियल जॉइंट वेंचर्स को डिस्कस किया जाएगा। और जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो उसके बाद से अभी तक भारत के डिफेंस बिजनेस लीडर्स की रशिया की इस तरह की पहली विजिट है और इसलिए आगे चलकर भारत और रशिया के बीच मल्टीपल वेपन्स के जॉइंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। और बाकी एक अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर देखने को मिला है जिसकी पहली उड़ान अगले वर्ष अक्टूबर के महीने तक कंडक्ट करने की बात की गई है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर टी.एल. शर्मा और नायक सुगन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेजर टी.एल. शर्मा को मरणोपरांत वीर चक्र से और नायक सुगन सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज का वो दिन है जब 1971 के वॉर में INS खुखरी के वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला और उनके 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स का क्रू मेंबर्स शामिल हैं। और कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और भारतीय नौसेना के इतिहास में INS खुखरी एकमात्र वॉरशिप है जो कि हमने किसी कॉम्बैट में खोई है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि INS खुखरी किस तरह की वॉरशिप थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।